Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we'll be discussing the most important points from NCERT of surface chemistry. In the later videos we'll discuss line by line of NCERT, but in this video we'll discuss the crux of NCERT, which is really important for the examination. Okay, let's start. So please consider subscribing my channel and share it with your friends. Hit the like button and turn on the notification so that you will not miss any important of videos. Okay, so let's start. So plug your earphones in your ears and just listen. So adsorption, it is the tendency of accumulation of molecular species at the surface in the bulk of a solid or liquid. सो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि सरफेस पे उसका एक्यूमुलेशन हो रादर देन बल्क में मतलब पूरा अंदर तक ना जाए, सिर्फ सरफेस तक. जैसे हम वुडन डस्टर से बोर्ड रफ करते हैं तो जो भी डस्ट होता है सिर्फ उसके सरफेस पे लगता है, वुडन के अंदर तक नहीं जाता. दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखते हैं. अडजॉर्प्शन, एडी अडजॉर्प्शन, it is the phenomenon of higher concentration of particles of gas or liquid on the surface of the solid. Higher concentration of particles of gas or liquid on the surface of the solid surface. ठीक है. Absorption, it is the phenomenon in which the particles of gas or liquid get uniformly distributed throughout the body of the solid. So it is uniformly distributed throughout the body of the solid. तो absorption में क्या होता है कि सिर्फ सरफेस पे अब्जॉर्ब होता है. whereas in case of absorption देखो यार, just crack NEET, get the desired college. उसके लिए हमें ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, and for that I'm there with you. okay, so NCERT एक बार हो जाए, उसके बाद हम PYQ सीरीज़ निकालेंगे. उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि बहुत फेमस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो करेंगे हम. आकाश के भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आकाश और एलन इंस्टीट्यूट के. ओके, सो प्लीज़ स्टे अपडेटेड, आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी. इन एडिशन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो उसका भी कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलोगे तो उसका भी वीडियो बन जाएगा. ओके, अ डिटेल वीडियो दैट इज़ कवरिंग ऑल क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना थियोरी करना होता है. ओके, सो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फिनोमेनन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड. The concentration on the surface of the adsorbent is different from that in the bulk. It is a surface phenomenon. So the concentration on the surface of the adsorbent is different from that in the bulk. It is a surface phenomenon. So जो भी concentration surface पे होगा वो different है bulk के concentration से, और ये particularly surface phenomenon है. Adsorption जो है ना, rate is initially high but afterward decreases till the equilibrium is achieved. एग्जाम्पल, वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल. अब सिलिका जेल का मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ. जब भी आप एक बॉटल खरीदते हो, प्लास्टिक बॉटल हो या एनी वाटर बॉटल खरीदते हो, मैं खाली बॉटल की बात कर रही हूँ, खाली बॉटल. तो जो खाली बॉटल आप खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, अंदर एक ना टी बैग की तरह एक छोटा सा बैग रहता है, उसके अंदर ना क्रिस्टल्स होते हैं, वाइट कलर के क्रिस्टल्स, दैट आर कॉल्ड सिलिका जेल. तो वो क्या करते हैं, बॉटल के अंदर जो भी वाटर वेपर है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि बॉटल अंदर से ड्राई रहे और वो डैमेज ना हो. तो वो एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का. तो सिलिका जेल जब आप निकालोगे वो बिल्कुल भी वेट नहीं रहता है, क्योंकि वो उसमें से वाटर वेपर एब्जॉर्ब हुए हैं, अब्जॉर्ब नहीं हुए हैं. ठीक है, सिर्फ सरफेस पे हैं. सो एब्जॉर्प्शन में इनिशियली रेट हाई होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है, फिर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है. अब्जॉर्प्शन की बात करें, ए बी अब्जॉर्प्शन. सो इट इज़ द फिनोमिनन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड. थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड जो भी पार्टिकल्स हैं गैस के या लिक्विड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द एडजॉर्बेंट.
सो जो भी कंसनट्रेशन है वो सेम होता है, देयरफॉर इट इज़ अ बल्क फिनोमेनन। जैसे कि मैंने डस्टर लिया, वो डस्टर को मैंने पानी में डाल दिया और पानी में डाल के निकाला, तो आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा डस्टर गीला हो गया, राइट। और concentration of water is same throughout the duster, right? So it is a bulk phenomenon. It occurs at uniform rate. Example, water vapors are absorbed by anhydrous CaCl2। ऐसे ही ना anhydrous CaCl2 लेना, उसमें ना वाटर वेपर अब्जॉर्ब रहता है, मतलब उसके बल्क के अंदर भी चले जाता है, नॉट लाइक सिलिका जेल की सरफेस पे ही है। जो एनहाइड्रस CaCl2 है वो पूरा वाटर बल्क में अब्जॉर्ब करते हैं। सो ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल्स हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, उसके लिए ट्रिक भी दूंगी कैसे याद रखें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एड्जॉर्बेट जो है, सबस्ट्रेट जो है, द सॉलिड सरफेस ऑन विच एडजॉर्प्शन कैन अकर, द सॉलिड सरफेस ऑन विच द एडजॉर्प्शन कैन अकर, उसको हम एड्जॉर्बेंट बोल रहे हैं। बेंट मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो सकता है, राइट। एड्जॉर्बेट का मतलब क्या है, द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच आर एडजॉर्ब्ड और आर केपेबल ऑफ बीइंग एडजॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस। द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच आर एडजॉर्ब्ड, द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पीसीज विच आर एडजॉर्ब्ड or are capable of being adsorbed onto the substrate. So the atomic or molecular species which are adsorbed मतलब जो उसके जो भी सबस्ट्रेट या एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर जाके बैठ जाए, दैट इज एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें डेल्टा H नेगेटिव होता है। तो ये याद रखना क्या क्या नेगेटिव होता है, चेक करो, देखो। एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, देखो जैसे कि मैंने एक रिएक्शन करना है, जैसे मैंने हैबर्ट्स प्रोसेस करना है, मुझे अमोनिया बनाना है, तो मैंने कैटलिस्ट की तरह आयरन पाउडर यूज़ किया, आयरन पाउडर Fe पाउडर। तो वो पाउडर पे क्या हुआ, जो भी हाइड्रोजन गैस है वो जाके लग गया, तो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, एड्जॉर्बेट, और आयरन पाउडर का क्या हुआ, एड्जॉर्बेंट। पाउडर फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म में बढ़ जाता है, ज़्यादा मोर द सरफेस एरिया मोर द एड्जॉर्प्शन, वो भी देखेंगे। तो एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जब हाइड्रोजन जाके उसके सरफेस पे लगेगा तो वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, राइट। डेल्टा H नेगेटिव होगा। एडजॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्बेट गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस लोअर्स द डिसऑर्डर्स। देखो पहले ना गैस उधर उधर फैला था, फिर जाके सिर्फ आयरन पे बैठ गया, तो उसका एंट्रोपी कम हो गया ना, रैंडमनेस उसका कम हो गया, राइट। तो डेल्टा H भी क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, डेल्टा H इज नेगेटिव। अब फ्रॉम डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करो तो डेल्टा G नेगेटिव आता, दैट इज एड्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इससे क्या पता चलता है कि एड्जॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव और डेल्टा G भी नेगेटिव। डेल्टा G नेगेटिव कैसा आया, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव, सब भी नेगेटिव है, तो डेल्टा G भी नेगेटिव। तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एज द एड्जॉर्प्शन प्रोसीड्स डेल्टा H become less negative and slowly delta H becomes equal to T delta S, which leads to delta G is equal to 0 at this equilibrium state is attained. So as the adsorption proceeds, delta H becomes less negative and slowly delta H becomes equal to T delta S, which leads to delta G is equal to 0 at this equilibrium state is attained. So as the adsorption proceeds, delta H become less negative and slowly delta H is equal to T delta S, which leads to delta G is equal to 0. At this stage, equilibrium state is attained. तो अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। अब हम ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन। इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस। तो यहाँ पे टेबल पे आप चेक कर सकते हो, NCERT में भी टेबल देखें, तो ये टेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना बहुत क्वेश्चंस बनते हैं टेबल से ही। तो टेबल पढ़ लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन केमिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस लगते हैं ना, लॉन्ग रेंज होता है, लॉन्ग रेंज बॉन्डिंग होती है।
वैन डर वाल्स इंटरैक्शंस, एग्जाम्पल लंडन डिस्पर्शन, डाइपोल डाइपोल, ये सब फोर्सेस होता है। केमीज ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग होता है, शॉर्ट रेंज बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल ओवरलैप एंड चार्ज ट्रांसफ़र। देखो एनसीईआरटी में ना ऊपर ऊपर के देखे हैं, तो मैं ऊपर ऊपर पढ़ने से क्वेश्चन थोड़े ना होंगे, तो अंदर जाके डीप पढ़ना होगा, तो इसलिए मैं केमिस्ट ऑप्शन अच्छे से समझने और समझाने के लिए, समझ में आने के लिए ऐसा कर रही हूँ। सो जो भी केमिस्ट ऑप्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, शॉर्ट रेंज बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल ओवरलैप एंड चार्ज ट्रांसफ़र। सो वीक long range bonding, van der Waals interaction, example London dispersion, dipole dipole। strong short range bonding क्या होता है, chemical bonding involving orbital overlap and charge transfer। so short होता है, strong होता है, short range bonding होती है, chemical bonding involving overlap, orbital overlap and charge transfer। so जो physics option not surface specific, तो ये बिल्कुल भी surface specific नहीं है, है ना। तो फिजिक्स ऑप्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन एनी सरफेस प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर इज लो इनफ। केमिस्ट ऑप्शन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस ओनली ऑन ट्रांसिशन मेटल्स बट नॉट ऑन गोल्ड और मर्क्यूरी। तो ये स्पेसिफिक है, सरफेस स्पेसिफिक है, इसलिए हाइड्रोजन का केमिस्ट ऑप्शन किस पे होता है, ट्रांसिशन मेटल्स पे, लेकिन गोल्ड और मर्क्यूरी पे इसका क्या होता है, एड्जॉर्प्शन नहीं होता। फिजिक्स ऑप्शन में डेल्टा है तो एड्जॉर्प्शन कितना होता है, 550, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में देखे हैं 20 to 40 देखे, तो ठीक है 20 to 40 डेल्टा है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन कितना है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और स्पेसिफिक है केमिस्ट ऑप्शन में, और केमिस्ट ऑप्शन में कितना होता है 80 to 240 किलो जूल पर मोल। तो कितना देखे हैं फिजिक्स ऑप्शन का 20 to 40, कितना 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और केमिस्ट ऑप्शन का तो ये याद रख लेना अच्छा होगा 80 to 240 किलो जूल, क्या पता पूछ ले, 80 to 240 किलो जूल पर मोल है ना, 80 to 40 किलो जूल मतलब बहुत ज़्यादा है ना। फिजिक्स ऑप्शन जो होता है नॉन एक्टिवेटेड विथ इक्विलिब्रियम। So non-activated with equilibrium achieve relatively quickly, increasing temperature always reduces surface coverage। Non-activated with equilibrium achieve relatively quickly, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम क्विकली अटेन होता है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑलवेज रिड्यूसेस सरफेस कवरेज। तो इसलिए ना टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे ही फिजिक्स ऑप्शन होता है, हाई टेम्परेचर पे फिजिक्स ऑप्शन नहीं होता। केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है, कैन बी एक्टिवेटेड इन विच केस इक्विलिब्रियम कैन बी स्लो एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैन फेवर एब्जॉर्प्शन। तो इधर एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एंड यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर ही केमिस्ट ऑप्शन होता है। फिजिक्स ऑप्शन नो सरफेस रिएक्शंस नहीं होता, बस वन वॉल्स फोर्सेस से जाके वो बैठ जाता है बस। सरफेस रिएक्शंस में टेक्स प्लेस डिसोसिएशन, रिकन्स्ट्रक्शन, कैटालिसिस, ये सब होता है। मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन। BT आइसोथर्म यूज टू मॉडल एब्जॉर्प्शन एट इक्विलिब्रियम। सो मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है लैंगमुइर आइसोथर्म यूज टू मॉडल एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे लैंगमुइर आइसोथर्म आता है, सिंस एनसीईआरटी में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है ना। हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर देखो कैसे इसको रिलेट करता है। बहुत से ना लेक्चरर्स भी नहीं बताते कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्यों एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो मैं बता दूँ कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे लाइक गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। लास्ट टेम्परेचर होता है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, प्रेशर हाई करोगे, मतलब राइट। तो उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो लिक्विड बनेगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही या कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रहे तभी तो एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। सो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पे डिपेंड करता है कि गैस कितना एब्जॉर्ब होगा।
तो एब्जॉर्प्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक क्लासिक एग्जांपल देखे हैं अपनी एनसीईआरटी में, तो जिसका हमें क्या कंपेयर करना है, यहाँ पे देखे हैं, तो वहाँ पे देखे कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ गैसेस देखे हैं और उससे हमने कंपेयर करनी है। सो एनसीईआरटी में ही देखे हैं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ। तो क्या देखे बोल, तो जो भी गैस है उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, ए के ऊपर डिपेंड करता है और क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसका मतलब ये जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहता है, इसका मतलब ये जल्दी जाके सेटल हो जाएगा। तो SO2 जो है वो ज़्यादा है अमोनिया से, SO2 ग्रेटर देन अमोनिया, SO2 ग्रेटर देन अमोनिया। देखो ये वाला पैराग्राफ में देकर है, द अमाउंट ऑफ गैस absorbed by a solid depends on the nature of gas. In general, easily liquefiable gases, that is with higher critical temperature, वही बोल रही थी ना मैं, जो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल्दी से लिक्विफाई हो जाएगा। रेडिली एब्जॉर्ब्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग है क्रिटिकल टेम्परेचर पे, इसलिए वो जाके जल्द से एब्जॉर्ब हो जाएगा। Thus 1 gram of activated charcoal absorbs more sulfur dioxide because critical temperature कितना है 630 केल्विन में बात कर रहे हैं। देन मीथेन का 190 केल्विन, और इसका डाइहाइड्रोजन का 4.5, राइट। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हुआ, एनसीईआरटी के हिसाब से SO2 का ज़्यादा है, देन मीथेन का ज़्यादा है डाइहाइड्रोजन से, है ना। तो ये हो गया, तो ये ऑर्डर हो गया, SO2 अमोनिया से ज़्यादा। अगर हम थोड़े और, मतलब ये तो आपको याद रखना है, अगर थोड़ा हम बियॉन्ड जाएं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, SO2 इज़ ग्रेटर देन अमोनिया, अमोनिया इज़ ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेटर देन मीथेन, ग्रेटर देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रेटर देन N2, ग्रेटर देन H2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SO2 के बाद मीथेन के बाद H2, है ना। इतने सारे उसके बीच में हैं जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया, तो हम एक बार ना इसे गो थ्रू कर ले तो अच्छा रहेगा। तो SO2 इज़ ग्रेटर देन अमोनिया किससे ज़्यादा है, HCl, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो अमोनिया उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में भी, HCl में वैसे उतनी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद मीथेन, N2, H2। तो ये ऑर्डर है आपका, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं मोर इजीली लिक्विफेबल गैस इज मोर रेडिली एब्सॉर्ब। इसका मतलब हायर द TC, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द स्ट्रॉन्गर द वैन डर वाल्स फोर्सेस, ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है ना, तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लेट्स सी कैसे डिपेंड करता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। किस तरह, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि देखो ली-चैटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, है ना। सिंस एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक,
तो इसको टेम्परेचर कम चाहिए, राइट. A graph between extent of adsorption, that is x by m, and temperature T at a constant pressure of adsorbate gas is known as adsorption isobars. देखो अगर तुमको ना क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन. ये पार्ट भी आई थिंक कंसेप्ट में नहीं देकर है, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. मैं एकदम ना क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे जो है फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो आपको एक ग्राफ बनाना होगा. वो ग्राफ किसके बीच में होगा ना, थोड़ा सा ऐसा चाहिए. तो आपको ना एक ग्राफ ड्रॉ करना है फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन का. आप चाहे तो अपने नोट्स में भी ड्रॉ कर लें, क्योंकि इसमें इससे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये हो गया x बाई एम. एक्स बाई एम मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है. और टेम्परेचर देखो, जो फिजिक्स ये पॉइंट ना एनसीईआरटी में नहीं देखेगा. फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता उतना. प्रेशर पे अब क्या है, प्रेशर पे उतना डिपेंड नहीं करता. तो क्या होगा कि हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे और सिर्फ टेम्परेचर से उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कंपेयर करेंगे, राइट. सो देखो यहाँ पे x बाई एम वर्सेस t है, राइट. सो इसको ना कैसा ग्राफ आएगा फिजिक्स ऑप्शन के लिए हम बात करें. जो फिजिक्स ऑप्शन है, फिजिक्स ऑप्शन के लिए कैसा ग्राफ आएगा. तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिजिक्स ऑप्शन कम होगा, राइट, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पे. और यहाँ पे अपना प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लें अपनी एनसीईआरटी में साइड में, बहुत अच्छा रहेगा. तो x बाई एम मीन्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, t इज़ नथिंग बट टेम्परेचर, राइट. सो t इज़ व्हाट, टेम्परेचर. प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, राइट. सो दिस इज द डायग्राम. नाउ अब हम देखते हैं केमिस्ट ऑप्शन. तो आपको इस तरह से डायग्राम डालना है. यहाँ पे x बाई एम लेना है और यहाँ पे केमिस्ट ऑप्शन टेम्परेचर t है ना. ये साइड x एक्सिस पे टेम्परेचर और y एक्सिस पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो क्या होगा, जिससे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है. फिर ये एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन है. उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते ही जाओगे तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होते जाएगा. इसका मतलब तो केमिस्ट ऑप्शन के लिए आपको कैसे करना है, आपको एक ऐसे डालना है और x बाई एम इधर लेना है और यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर लेना है. तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे ना टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ते जा रहा है. फिर जैसे एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुँचा, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन कम होने लग गया. तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बॉन्ड्स ना ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, राइट, इसलिए. तो ये ना फ्रेडली का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं है, ये बार है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है ना. यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इज़ कांस्टेंट, तो इसको हम आइसो बार बोलेंगे, थर्म नहीं बोलेंगे. तो दिस इज़ नॉट आइसोथर्म, आइसो बार. ओके, रिमेंबर दिस. तो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है. तो एट कांस्टेंट, ये नहीं देखिए, राइट. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो जो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं. अभी टेम्परेचर पे देखा कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है. अब हम फ्रेडली का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है देखते हैं. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x बाई एम एंड प्रेशर p ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में. एट a low pressure, extent of adsorption is directly proportional to pressure. So at low pressure, extent of adsorption is directly proportional to pressure.
तो आपको क्या करना है, इतना भी हाई प्रेशर से कंपेयर नहीं करना है, थोड़ा लो प्रेशर से कंपेयर करना है। जैसे कि एनसीईआरटी में भी देखे हैं कि अगर आप अगर आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पे कंपेयर करते हैं तो फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म काम नहीं करेगा। फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म काम नहीं करेगा अगर आप ज़्यादा प्रेशर पे कंपेयर करते हैं, है ना। तो फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म काम नहीं करेगा। जैसे कि कितना प्रेशर, अगर आपका प्रेशर हाई प्रेशर है तो देखो एनसीईआरटी में क्या देखें कि फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स एट हाई प्रेशर, सो इट फेल्स एट हाई प्रेशर पे फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्रेशर हो गया है। थोड़ा प्रेशर पे आप कंपेयर कर सकते हो लेकिन हाई प्रेशर पे नहीं कर सकते। द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x by m and the pressure P of a gas at constant temperature is called adsorption isotherm. Fröhlich adsorption isotherm. At low pressure, extent of adsorption is directly proportional to pressure. X by m is directly proportional to pressure. X by m is equal to Kp. K is constant, right? X is mass of adsorbate, m is mass of adsorbent. Amount of gas adsorbed x by m and pressure. So check it here. फ्रॉडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में चेक कीजिए कि कैसे डिपेंड कर रहा है। सो एट हाई, सो देखो यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे देखिए अगर तो हमने देखा कि x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हमने एक कांस्टेंट ले लिया x बाई एम इज़ इक्वल टू के पी। अब देखो p की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर p की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, अगर p की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो x बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। यहाँ पे देख कर है, देखो एक्स बाई एम की अगर, तो एक्स बाई एम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। के मतलब एक्स बाई एम इज इक्वल टू के। के इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है मतलब प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर देखो जो है ना, हम कंपेयर करने के लिए पी के ऊपर 1/n की पावर डाल रहे हैं, तो अगर ये 1/n की पावर 0 हो गया तो एक्स बाई एम इज़ कांस्टेंट, है ना, एक्स बाई एम कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये 1/n का वैल्यू, अगर ये 1/n का वैल्यू 1 के बराबर हो गया, 1/n इज इक्वल टू 1, तो एक्स बाई एम क्या है, पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाई प्रेशर पे भी बढ़ते जाएगा। जैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, फ्रॉडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स। ठीक है, 0 की बात कर ली, 1 की बात करी। व्हाट अबाउट अगर 0 और 1 के बीच में रहा, जैसे कि एक वैल्यू हो गई 0.1 टू 0.5, तो क्या होगा? तो देखो अगर ऐसा ही बात है तो फ्रॉडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या होगा, ये वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ना कभी कभार न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, जैसे कि आपको x बाई एम की वैल्यू पता करने के लिए बोला और आपको 1/n स्लोप की वैल्यू कुछ दे दी, लाइक 45 डिग्री, tan 45 डिग्री दे दिया। इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी सम 0.301 और लॉग p की वैल्यू दे दी सम 0.6 बार्स। तो आपको पता करना होगा कि लॉग x बाई एम की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है एनसीईआरटी में जो देखे है, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p। तो जो log x बाई एम है इज इक्वल टू log k प्लस 1/n। ये फॉर्मूला कैसे आया पता है ना? तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, कौन सा, ये वाला फार्मूला, x बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n। इस पर हमने दोनों तरफ log लगाया है, तो यहाँ पे log हो गया, यहाँ पे log हो गया। तो log ये वाला है ना, ये सामने आ जाएगा 1/n log p, तो ये आएगा।
तो देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम देख रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हम प्रेशर से कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ऐसे ऐसे एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, इसका मतलब पी कांस्टेंट हो गया, राइट। अब एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जैसे सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। एडजॉर्प्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, से मैंने बताया जैसे टेम्परेचर कम है तो एक्स बाई एम ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है एक्स बाई एम ज़्यादा, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक्स बाई एम कम है। तो इससे आप समझ सकते हैं, राइट। बहुत कुछ है समझने को, लेकिन अगर आप पेशेंटली सुनते रहेंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी एकदम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, एक्स बाई एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा और एक्स बाई एम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। सो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या होगा, एक्स बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 1 by n, और x by m is directly is equal to k p to the power 1 by n. This relationship is known as Brodlich adsorption isotherm. Log x by m is log k plus 1 by n log p. By plotting log x by m versus log p, we can calculate the value of k and n. तो k क्या है, इंटरसेप्ट, n क्या है, n क्या है, n क्या है, n is nothing but 1 by n is nothing but slope। जैसे आपको स्लोप 45 डिग्री दे दिया, आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू सम 0.3010 दे दिया, एंड जो आपको बोल दिया एक्स बाई एम पता करो, तो इससे आप पता कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्स बाई एम क्या है। एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ए डी एडजॉर्प्शन, लॉग के क्या है, इंटरसेप्ट, और लॉग पी क्या है, एक्स एक्सिस पे आपको लेना है, दैट इज़ प्रेशर, और 1 by n इज़ नथिंग बट स्लोप। अब लैंगमैन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमारी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ना एक बार ऐसे ही गो थ्रू कर देते हैं कि थोड़ा सा आइडिया रहे हमें। फॉलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेज एट हाई प्रेशर। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम टॉपिक से पढ़े उसी से आते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है, तो अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के जाए ना तो वो कन्फ्यूजन एलिमिनेट कर सकते हैं। लैंगमैन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, फ्रॉडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेज एट हाई प्रेशर, तो इसलिए लैंगमैन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। लैंगमैन assumes that adsorption and desorption of gases happen simultaneously and at equilibrium. Rate of adsorption and desorption becomes equal at equilibrium, right? So K1 is K1 into 1 minus theta into P is equal to K2 theta, where theta is area covered by gas. Theta is directly proportional to x by m, that is x by m is directly proportional to theta. X by m is equal to K dash P by 1 by kp, where k is equal to k1 by k2, k1 by k2, right? k क्या है, k1 by k2, और k dash क्या है, k times k and k dash is Langmuir parameters. Very high pressure kp बहुत ज़्यादा हो जाता है, that is greater than 1, तो x by m क्या होगा, k dash p by kp, k dash by k क्या होता है, constant हो जाता है, p कैंसिल। तो वेरी लो प्रेशर पे 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन के पी, तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू के डैश पी, और एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, मॉडरेट प्रेशर पे गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है ना, तो मैं ऐसा एक काम करती हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो मेरा एक सीरीज़ आ रहा है, 2 नए सीरीज़ आएंगे, एक है अभी एनसीईआरटी तो चल रहा है, एनसीईआरटी ऑडिबल सीरीज़, उसकी प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, और दूसरी सीरीज़ है पीवाईक्यू सीरीज़, और तीसरी सीरीज़ है जो भी क्रैश कोर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो प्लीज़ बी अपडेटेड। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और फिर वॉच भी नहीं करते, पूरी वीडियो वॉच कीजिए, आपको रियली आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ नाम के लिए कंप्लीट नहीं, आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। एनीवेज कंटिन्यू। वेरी लो प्रेशर पे क्या होता है, 1 बहुत ज़्यादा हो जाता है, इट इज़ ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन के पी, तो एक्स बाई एम क्या है, इज इक्वल टू के डैश पी, और एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। सो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर पे
के पी वन से बड़ा नहीं, वन इज ग्रेटर देन के पी, तो एक्स बाय एम इज़ नथिंग बट के डैश पी और एक्स बाय एम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। मॉडरेट प्रेशर ले लो, मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के डैश पी बाई वन प्लस के पी, और पी बाई एक्स बाई एम इज इक्वल टू वन बाई के डैश प्लस के बाई के डैश इंटू पी. So when p by x by m is plotted against p, we will get 1 by k dash as intercept and k by k dash as slope. So इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अगर आपको समझ नहीं आया तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आता है ना, नहीं आता है. नाउ कैटालिसिस पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप ना एकदम कंसंट्रेशन से सुनना. कैटालिसिस से ना ऐसी एक दो रैंडम क्वेश्चन एनटीए वाले डाल देते हैं, और ये क्वेश्चंस ना बहुत से गलत भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें थियोरी पढ़ी नहीं होती है. सिर्फ उन लोगों ने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया होता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये आइसोथर्म, वो आइसोथर्म, लेकिन कैटालिसिस और ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़े होते थियोरेटिकल जो है. सो कैटलिस्ट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है दैट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन बट अंडरगोस नो नेट केमिकल चेंज. मतलब ये ना जैसे कि कैटलिस्ट क्या है बोले तो जस्ट ये आपका ना एक्सेलरेट कर देता है रिएक्शन का रेट, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होता. इट फंक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ दैट अवॉइड्स द rate determining step of the uncatalyzed reaction and results in a higher reaction rate at the same temperature. सो ये एक बात है देखना है कि कैटलिस्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है. कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है. ये याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करेगा. कैसे? एक दूसरा शॉर्टकट पाथ दे देगा, कि आप इस शॉर्टकट पाथ से जाओ, राइट. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एंड रिजल्ट्स इन अ हायर reaction rate at the same temperature. So ये rate determining step of the uncatalyzed reaction and results in a higher reaction rate at the same temperature. So alternative path देता है ये, it avoids the slow rate determining step को avoid करता है of the uncatalyzed reaction and results in a higher reaction rate at the same temperature. So if the activation energy of a reaction is high at normal temperature, only a small proportion of molecular encounters results in reaction. हेटेरोजीनस और होमोजीनस कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये नेग्लेक्ट नहीं करना है आपने. तो अब देखते हैं हेटेरोजीनस कैटलिस्ट क्या है. A heterogeneous catalyst is in a different phase. Example, a solid catalyst for a gas phase reaction. So एक heterogeneous catalyst क्या है, यहाँ पे different phases हैं. सॉलिड कैटलिस्ट फॉर अ गैस फेस रिएक्शन. तो देखो हेटेरोजीनस कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने रिएक्टेंट्स हैबर्ट्स प्रोसेस कंसिडर करते हैं अगेन, ओके. सो N2+3H2 गिव राइज टू 2NH3. यहाँ पे सब गैस है ना, सब गैस है. N2H2 NH3 एमोनिया सब गैस है. जो Fe2 होती है वो सॉलिड है, आयरन जो सॉलिड है. तो ये सॉलिड है और ये सब गैस है. इसका मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट अलग फेस में वन कंपेयर टू द रिएक्शन फेस, तो इसलिए ये हो गया हेटेरोजीनस. अब होमोजीनस कैटलिस्ट कंसिडर करते हैं, कैटलिस्ट दैट इज इन द सेम फेस एज द रिएक्शन मिक्सचर. फॉर एग्जांपल an acid is added to an aqueous solution, SO2+O2 give rise to 2SO3. तो NO गैस क्या है, गैस कैटलिस्ट है, तो सब गैस है, तो ये होमोजीनस. तो ना जो इंसेट में एग्जाम्पल सीखे हैं उसको अच्छे से करना है. तो चलो करते हैं. प्रमोटर्स, पॉइजन्स, ये सब देखना है. तो सारे रिएक्शंस अच्छे से करने हैं हमें. तो रिएक्शंस चेक करो अच्छे से, रिएक्शंस चेक करो. तो रिएक्शंस क्या है, ये फर्स्ट वाला रिएक्शन देखें, पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली डिकम्पोज स्लोली. सो आपको क्या देखें, पोटेशियम क्लोराइड. तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KClO3. नाम याद रखो केमिस्ट्री में. KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड. When heated strongly decomposes slowly giving dioxygen. The decomposition occurs at the temperature range of 653 to 873 Kelvin. तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे तो हम कैटलिस्ट लगाएंगे, तुरंत हो जाएगा. तो कैटलिस्ट क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड.
However, when a little of manganese dioxide is added, the decomposition takes place at a considerably low temperature range, 470 to 633 Kelvin, and also a much accelerated rate. तो आपको क्या ऐड करना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड. यहाँ पे देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करो तो ये कम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा. तो ये हुआ कैटलिस्ट का प्रैक्टिकल एग्जांपल. KClO3 लेना था. KClO3 डिकम्पोज होके KCl प्लस ऑक्सीजन देता है, राइट. अब पॉइजन और प्रमोटर क्या है, तो पॉइजन एंड प्रमोटर क्या है, मतलब promoter are substances that enhance the activity of a catalyst, while poisons decrease the activity of a catalyst. For example, in Haber's process, the manufacture of ammonia, molybdenum acts as promoter and iron acts as catalyst. तो Haber's process में iron acts as catalyst, molybdenum acts as promoter. तो अगर आपने मेरे सारे NCERT सीरीज़ के, तो मैंने हर सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ा है. तो जैसे कि हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते तो वहाँ पे आयरन, मोलिब्डेनम, प्रोटीन कैटलिस्ट और एक्टिवेटर की तरह काम करता है फॉर द एंजाइम नाइट्रोजिनेस विच इज़ फाउंड इन ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट्स. नाइट्रोजिनेस एंजाइम, राइट. तो ये अगर आपने मेरी एनसीईआरटी सीरीज अच्छे से की है तो आपको पता होगा. नाउ लेट्स सी होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपका जो रिएक्शन का फेस है और जो आपका कैटलिस्ट का फेस है सेम हुआ तो वो होमोजीनस हुआ. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो SO2 गैस है, O2 भी गैस है, SO3 भी गैस है, और जो कैटलिस्ट यूज़ किया है NO ये भी क्या है, गैस है. ये भी क्या है, गैस है. तो जो NO गैस है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं लेड चेम्बर प्रोसेस. सॉरी, लेड चेम्बर प्रोसेस. तो ये कौन सा प्रोसेस है, लेड चेम्बर प्रोसेस. लेड चैम्बर प्रोसेस है. ये प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि ना आपको ना ऐसे जैसे कि मैं अगर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs की बात करूँ तो क्वेश्चन कैसा आता है, इन लेड चैम्बर प्रोसेस व्हाट इज़ द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो आपको लिखना है NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज, जैसे आपको ऑप्शंस दे देगा NO होमोजीनस कैटलिस्ट, फिर NO2 हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, फिर दे देगा NO3, अलग अलग कैटलिस्ट दे देता है, राइट. तो आपको अच्छे से याद रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ करता है लेड चैम्बर प्रोसेस में, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एसिटिक एसिड. सॉरी, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड बनाना है आपको बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एस्टर. तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है. ये एस्टर है, पानी डाला उसमें हाइड्रोलिसिस कर रहे हो. इसको ना एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस बोलते हैं क्योंकि HCl एसिड यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड मिल गया और अल्कोहल मिल गया, इथाइल अल्कोहल. तो यहाँ पे ये लिक्विड, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, सब एक्वस. तो क्योंकि एसिड भी लिक्विड में ही है. तो ये हो गया होमोजीनस. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ये हो गया आपका, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है सुक्रोज. क्या है, सुक्रोज. ये क्या है, सुक्रोज में आपने क्या किया, पानी डाला. पानी डालने से क्या हुआ सुक्रोज में, H2SO4. यहाँ पे क्या मिला, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है ना. तो ये भी यहाँ पे जो कैटलिस्ट था वो लिक्विड ही है, H2SO4 लिक्विड. ये भी लिक्विड, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, सब एक ही फेस में है. तो 3 एग्जाम्पल हो गए. एक है लेड चैम्बर प्रोसेस, दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तीसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर. इसको केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं. अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बारे में.
जैसे कि हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो ये सब प्रोसेस के नेम्स और उसके कैटलिस्ट याद रखना पड़ेंगे आपको। तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में यहाँ पे 2SO2 प्लस 2SO2 गैस, 2SO3 गैस दे रहे हैं, प्लैटिनम है यहाँ पे। प्लैटिनम इज़ अ सॉलिड, देखो अच्छे से, इज़ अ सॉलिड, ये सब गैस, प्लैटिनम सॉलिड। तो ये हेटेरोजेनस कैटलिस्ट हो। और एग्जांपल्स देखते हैं हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के। तो हैबर्ट्स प्रोसेस में आयरन इज़ अ कैटलिस्ट, ये सॉलिड में है, बाकी के सब गैस। तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस का नाम है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में बनाते क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड इस ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या है, प्लैटिनम से आप करते हो। ऑस्टवाल्ड बहुत अमीर थे तो प्लैटिनम यूज़ करते थे इतने ये रिएक्शंस करने के लिए। प्लैटिनम देखो तो ज़रा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, सो यहाँ पे निकल एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ना। तब हम बात करेंगे कैटलिस्ट के अलग अलग फीचर्स के बारे में, जैसे सिलेक्टिविटी हो गई और अलग अलग फीचर्स। सो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या है, एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट रिप्रेजेंट इट्स एबिलिटी टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू कैटलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन ओनली। जैसे कि मैं एक रिएक्शन बताती हूँ आपको। जैसे कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया CO, उसमें 3H2 है, और मैंने कैटलिस्ट निकल यूज़ कर लिया, मेरा मन किया निकल यूज़ करते हैं, निकल यूज़ किया तो क्या मेरा मीथेन मिल गया, क्योंकि मीथेन क्या करता है, हाइड्रोजनेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करके मीथेन बना के दे दिया, मीथेन एंड वाटर, ठीक है। अब मैंने कैटलिस्ट सेम लिया, सेम रिएक्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस, क्या मिला, मिथाइल अल्कोहल मिला। कैटलिस्ट क्या है, कॉपर ZnOCr2O3, कॉपर ZnOCr2O3, तो मिथेनॉल मिल गया, मीथेनॉल देखो, मीथेनॉल मिला हमें, एक अल्कोहल मिला, वही निकल यूज़ कर तो मीथेन मिला था। अब हमने कॉपर और कॉपर या फिर ZnOCr2O3 यूज़ किया, हमें मिथेनॉल मिल गया, मिथेनॉल मिला। वही अगर मैंने सिर्फ कॉपर यूज़ किया तो मुझे क्या मिला, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करने पे अलग अलग प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी। द सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट selectively when under the same reaction conditions many products are possible. Selectivity of different catalysts for same reactants is different. For example, H2 and कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ किया, डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, है ना। तो अब नेक्स्ट तो देखते हैं एंजाइम कैटलिसिस। Enzymes are biological catalysts produced by living cells which catalyze the biochemical reaction in living organisms. Chemically, all enzymes are proteins. सारे enzymes क्या हैं, प्रोटीन्स है chemically. So enzymes को हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, याद रखना, MCQs में पूछ लेते हैं enzymes क्या है, बायो कैटलिस्ट। Enzyme catalysis mechanism. Enzyme catalyzed reaction are highly specific. Step 1 और step 2 देखते हैं। Binding of enzyme with substrate. तो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये फास्ट बनता है। डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन बनता है, उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि शेप, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जियोलाइट्स पता है, जियोलाइट्स में क्या होता है, जियोलाइट्स क्या है बोलते हो, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो जियोलाइट्स किस में आता है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स का एक गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं क्योंकि उनके पास एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, तो जियोलाइट्स में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। अब जो वो स्ट्रक्चर में फिट हो सकते हैं वही कैटलाइज हो, वही रिएक्शंस जियोलाइट्स से कैटलाइज हो पाएंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट।
तो there are microspores, aluminosilicates with three-dimensional network of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms, giving aluminium oxygen silver silicon framework. तो आपको चेक करना है, जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे aluminosilicates with a three-dimensional network of silicates in which same silicon atom are replaced by aluminium atoms, giving aluminium oxygen silicon framework. So यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनोसिलिकेट्स जो है ना, वो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है सिलिकेट्स का. उसमें जो सिलिकॉन एटम्स हैं एल्यूमिनियम एटम से रिप्लेस हो गए हैं और क्या बनाया है, एल्यूमिनोसिलिकेट्स. एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिल्वर का नेटवर्क है ना. सो दीज रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट्स डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट and product molecules as well as upon the pores and cavities of the zeolites. They are found in nature as well as synthesized by catalytic selectivity. है ना. तो ये सब zeolites are being very widely used as catalysts in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons and isomerization. Important zeolite catalyst petroleum industry में ZSM-5. So ये ना एक 2020 का क्वेश्चन था, ZSM-5 क्या है. अब शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाए कि जियोलाइट्स किस में आता है, तो आपको बोलना है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट. किस में आता है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, है ना. तो लुक इट हियर, जो जियोलाइट्स है बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन विच इंडस्ट्रीज, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्रीज. किस में, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्रीज. फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन. तो हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करने के लिए और आइसोमराइजेशन करने के लिए हम जियोलाइट एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में. एन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री ZSM-5. ZSM-5 इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलिन. गैसोलिन क्या है, पेट्रोल, बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना. बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो आपको NCERT मस्ट है, इसको कंप्लीट कर लिया तो फिर PYQs करोगे और उसके बाद फिर दूसरे इम्पॉर्टेंट क्रैश कोर्स क्वेश्चंस करेंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना. तो प्लीज़ स्टे अपडेटेड विथ माय चैनल. ओके. सो जियोलाइट्स क्या होता है, वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन. तो दो चीज़ों के लिए काम आता है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है आइसोमराइजेशन. पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कौन सा इम्पॉर्टेंट होता है, जियोलाइट, ZSM-5. क्या है वो, ZSM-5. ठीक है. इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलिन. तो अल्कोहल को गैसोलिन मतलब पेट्रोल में. तो कितनी अच्छी बात है ना कि अल्कोहल जो है उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करके आप बाइक में डाल के चला के जा सकते हो, राइट. तो अल्कोहल पीना नहीं है, पेट्रोल बनाना है. पेट्रोल महंगा हो गया है तो अल्कोहल का पेट्रोल बनाना है ना. सो इसको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट. जो जियोलाइट्स हैं एल्यूमिनोसिलिकेट्स, यहाँ पे ना जो थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है सिलिकॉन एटम्स का, उसमें से सिलिकॉन एटम्स थोड़े रिप्लेस होके एल्यूमिनियम ऑक्यूपाई हो गए हैं. तो इसलिए यहाँ पे शेप एंड साइज़ एक पर्टिकुलर बन जाता है जिसकी वजह से ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है. उसमें पोर्स होते हैं, कैविटीज़ होते हैं, जिसको तो वो हिसाब से हम सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं. जियोलाइट्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और आइसोमराइजेशन करने के लिए. और पेट्रोलियम इंडस्ट्री ZSM-5 अल्कोहल्स को डायरेक्टली गैसोलिन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना. अल्कोहल्स को डायरेक्टली गैसोलिन, मतलब अल्कोहल पीना नहीं चाहिए, इसका पेट्रोल बना के यूज़ करना चाहिए. तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्कोहल का पेट्रोल में कन्वर्ट कर पाते हो. वैसे पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो ऐसे ही कन्वर्ट कर लो. वाह. तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि आपको अल्कोहल गैसोलिन मतलब पेट्रोल में कन्वर्ट कर लेना है. पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, जिसको भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो अल्कोहल पीना नहीं है, उसको क्या करना है, गैसोलिन में कन्वर्ट करना है जियोलाइट यूज़ करके. Colloidal solutions, they are considered as a heterogeneous system or a two-phase system containing two components. मैंने इसलिए इसे ट्रिक दिया, आप इसको ऑफेंसिव ना ले ताकि आपको याद रहे, राइट. It is not like an alcohol is injurious to health. You should not
take it, and I know you will not take, because yes, we are educated, right? We have the knowledge of wrong and right. So colloidal solutions क्या हैं? They are considered as a heterogeneous system or a two-phase system containing two components. तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एक heterogeneous system को हम colloidal solution बोलते हैं, a two-phase system containing two components. A discontinuous phase, which is cluster of particles within the colloidal range. Dispersed phase is suspended in a dispersion medium. The particle size is 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 5 centimeter in diameter. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रेंज क्या होता है. अक्सर ना MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लेते हैं कि रेंज बताओ. कोलॉइड्स स्टार्ट करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात छूट गया, दैट इज़ एंजाइम्स में बहुत चीज़ें हैं, कैटलिस्ट, एंजाइम्स. तो यहाँ पे ये बॉक्स भूलना मत, ये तो भूलना ही मत. तो जो इन्वर्टेज है कहाँ मिलता है? ईस्ट में मिलता है. ये क्या करता है? सुक्रोस जो है ना उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है. कौन? इन्वर्टेज. कहाँ से मिलता है? ईस्ट से. जाइमेस जो भी एंजाइम्स है ना वो हम लिविंग सेल से ही निकालते हैं, राइट? ईस्ट में और क्या मिलता है? जाइमेस. वो क्या करता है? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है ना, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि ईस्ट करता है फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन में हम जानते हैं इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दैट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो जाइमेज है. अब जानते हैं डाइएस्टेज क्या है? डाइएस्टेज मतलब माल्ट. कहाँ से मिलता है? माल्ट से मिलता है. तो यहाँ पे स्टार्च कहाँ कैसे कन्वर्ट होता है? माल्टोज में कन्वर्ट होता है. माल्टेज जो है ना वो माल्टोज को ग्लूकोज में करता है. ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज. लेकिन बहुत बार हम बच्चे भूल जाते हैं कि ठीक है माल्टोज कैसे बनता है. माल्टोज को ग्लूकोज में क्या एंजाइम यूज़ करते हैं? डाइएस्टेज यूज़ करते हैं. तो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है. ठीक है. यूरिएज सोयाबीन में मिलता है. वो यूरिया को किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूरिएज. पेप्सिन और अमोनिया क्या है? अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक. सबको पता है ना, बायोलॉजी में हमने पढ़ा है हाईली मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया है. नहीं याद है तो अभी सुन लो. अमोनिया क्या है? मोस्ट टॉक्सिक. मैं जल्दी एक्सक्रीटरी सिस्टम एक हम ना ये जल्द ही ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर देंगे. ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे ही कंप्लीट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर देते हैं. अब फिजियोलॉजीज होने के बाद हम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ NCERT जो है हमारी, उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है सेल साइकिल, सेल डिवीज़न और सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे. मॉर्फोलॉजी, एनाटमी. तो प्लीज़ स्टे अपडेटेड. सो यूरिएज क्या है? यूरिएज सोयाबीन में मिलता है. वो यूरिया को किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखो सोयाबीन में यूरिएज एंजाइम है जो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है. आप जानते हैं अमोनिया बहुत टॉक्सिक है. तो अगर आप सोयाबीन खाओगे, सोयाबीन के अंदर क्या रहेगा? यूरिएज. वो आपके बॉडी के अंदर की यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा. और अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक. तो ये आपको नुकसान पहुंचाता है. तो बहुत से लोग सोयाबीन अवॉइड भी करते हैं. आप देखोगे कि सोयाबीन नहीं खाते बहुत से लोग. पेप्सिन क्या है? स्टमक. तो स्टमक में पेप्सिन मिलता है. हमारे स्टमक में पेप्सिन होता है. वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है. पहले प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में कन्वर्ट करता है. उसके बाद फिर फर्दर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है. ट्रिप्सिन भी यूज़ होता है, इंटेस्टाइन में मिलता है, पता होगा आपको. तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. ईस्ट से क्या क्या मिलता है? इन्वर्टेज, जाइमेस और माल्टेज. तो एज मतलब एंजाइम्स हुआ. इन्वर्टेज मतलब ये ना ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज. मतलब अगर आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो ईस्ट को लाना. ईस्ट क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज कर देता है और माल्टोज को ग्लूकोज में कर देता है बाय यूजिंग माल्टेज यूज़ करके, राइट? माल्टेज यूज़ करके माल्टोज को ग्लूकोज में कर देता है. इन्वर्टेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज. और ग्लूकोज को अगर फर्दर करना है तो इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा जाइमेस. लास्ट है कि आप ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो. तो दैट इज जेड इज लास्ट लेटर, राइट? तो जाइमेस वो ग्लूकोज को किस में? इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इन्वर्टेज और डायस्टेज याद रखना. और
माल्टोस कहाँ से लाओगे आप? माल्टोस कहाँ से लाओगे? स्टार्च को माल्टोस में कैसे कन्वर्ट करोगे? डाइएस्टेस यूज़ करके। सोयाबीन में क्या होता है? यूरिएस। ये तो अब याद रहेगा, राइट? स्टमक में पेप्सिन होता है, ये पता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप हम नेक्स्ट वीडियो में ईच एंड एवरी लाइन कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम क्रक्स देख रहे हैं एनसीईआरटी की, राइट? जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो अब इधर देखिए, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम्स कौन से भी रैंडम पीएच में एक्टिव नहीं होते, एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए, दैट इज़ 5 to 7। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। तो अब ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जल्द इंशाल्लाह। हैबर्स प्रोसेस देखते हैं। हैबर्स प्रोसेस क्या है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। कैटलिस्ट क्या है? फाइनली डिवाइडेड आयरन, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फाइनली डिवाइडेड। लोहा रॉड एकदम नहीं ले लेते, आयरन रॉड नहीं लेते आयरन रॉड आयरन रॉड किस में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर में डाल दो, अमोनिया बन के रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको फाइनली डिवाइडेड लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आयरन रॉड घुसा दिया और अमोनिया बन जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तो हमने आयरन फाइनली लिया, फाइनली डिवाइडेड आयरन। मॉलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर है, तो ये आपको पता है, राइट? अब ऑसवाल्ड प्रोसेस देखते हैं। ऑसवाल्ड प्रोसेस में क्या बनाते हैं हम? नाइट्रिक एसिड। ऑसवाल्ड प्रोसेस में क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। सो जो हम यूज़ करते हैं प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, 573 केल्विन। तो ये हमने पहले अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमने किस में कन्वर्ट किया? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड बनाना है तो ऑस्टवाल्ड्स, उसके पास बहुत अमीर था, उसके पास प्लैटिनम था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड्स। सो प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एंड वेनेडियम पेंटॉक्साइड। सो प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस एंड वेनेडियम पेंटॉक्साइड कौन से टेम्परेचर? 673 to 723 केल्विन। सो ये इंपॉर्टेंट है कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड आप यूज़ करते हैं, मेनली ये यूज़ करते हैं, प्लैटिनम बहुत महंगा होता है, राइट? तो हम एस्बेस्टॉस दैट इज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं। ओके, सो ये दो ऑसवाल्ड प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम यूज़ हो सकता है। हैबर्स प्रोसेस में तो मॉलिब्डेनम एज प्रमोटर एंड आयरन एज कैटलिस्ट याद रखना। कैटलिस्ट आयरन है, लोहा है कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम प्रमोटर है, ठीक है? तो ये हो गया। अब कोलॉइड्स देखते हैं। तो कोलॉइड्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका साइज़ कितना होता है, रेंज ऑफ डायमीटर कितना होता है। देखो, रेंज ऑफ डायमीटर इज़ बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। 2000 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर्स। तो 1 से 1000 नैनोमीटर, 10⁻⁹ से 10⁻⁶। देखो 10⁻⁶ क्या होता है? माइक्रोमीटर, राइट? तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि क्या बोल सकती हूँ मैम? मिली माइक्रोमीटर, 1 मिली माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। सो मिली माइक्रोमीटर क्या होता है? मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब 6, तो कितना हुआ? 10⁻⁹ 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ माइक्रोमीटर्स। तो ये हुआ। तो आपको ऐसे भी लिखना है, एनसेट में साइड में लिख लो कि ये क्या होता है? 1 मिली माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम एकदम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना। तो अ डिसकंटिन्यूस फेस विच इज़ अ क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स विद द कोलॉइडल रेंज कितना हुआ? अगर सेंटीमीटर्स में करना है तो 10⁻⁻⁷ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर, क्योंकि देखो
1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। सो 10⁻⁻9 में +2 कर दो, कितना हुआ? -5, सॉरी -7, 10⁻⁻7। अब 10⁻⁻6 में +2 कर दो, देखो डायमीटर कितना हो सकता है? 10⁻⁻9 to 10⁻⁻6। तो आप सेंटीमीटर में करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ to 10⁻5 ले सकते हो। ठीक है, इन डायामीटर की बात कर रहे हैं, रेडियस नहीं, डायामीटर तो नहीं छोटा होता। तो सस्पेंशन क्या है? देखो सस्पेंशन कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस पता करना बहुत ज़रूरी है। सस्पेंशन में क्या होता है? साइज़ कितना होता है? ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलॉइड में 10⁻⁷ to 10⁻5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोल रही हूँ मैं। ट्रू सॉल्यूशन 10⁻7 से भी कम। सो सस्पेंशन मतलब 10⁻5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, कोलॉइड मतलब 10⁻7 10⁻5 के बीच में, 10⁻7 से भी कम ट्रू सॉल्यूशन। सो वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। अब विजिबल विद आइज क्या होता है? सस्पेंशन कोलॉइड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो विजिबल होगा, ट्रू सॉल्यूशन विजिबल ही नहीं है, किस भी देख लो, यानी ऑप्टिकल मीन्स से नहीं विजिबल है। सपोज़ आपने वाटर लिया, वाटर में आपने 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट मिला दिया, उसको अच्छे से स्टिर किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपने ग्लास में सॉल्ट क्या आप सॉल्ट देख पा रहे? सॉल्ट के क्रिस्टल्स देख पा रहे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू सी, राइट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस देखते हैं और थोड़ा सा हम डिस्कस करें, चर्चा करते हैं कि सस्पेंशन कोलॉइड ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। जो सस्पेंशन होता है वो डिफ्यूज़ नहीं होता, वो ना नीचे सस्पेंड मतलब सेटल हो जाता है, ग्रेविटी के फोर्स के अंदर सेटल हो जाता है। सस्पेंशन हेट्रोजीनस है और ये भी ओपेक है, ठीक है, ओपेक है। और कोलॉइड में देखो डिफ्यूजेस वेरी स्लोली, डज नॉट सेटल बट इट में सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूज। कोलॉइड ना नॉर्मली सेटल नहीं होता क्योंकि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें, क्योंकि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? उसमें ब्राउन इन मोशन होता है, इसलिए वो सेटल नहीं होता, वो भी हेट्रोजीनस है, जनरली क्लियर होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? डिफ्यूज रैपिडली, डज नॉट सेटल, होमोजीनस, क्लियर, एकदम क्लियर। जैसे इतना क्लियर होता है कि अगर आप एक जैसे कि मैंने बोला था ग्लास लो, उसके अंदर ग्लास ऑफ वाटर लो, उसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट मिलाओ, उसको अच्छे से स्टिर कर दो और रख दो साइड में। उसके बाद आप किसी को दे दो, उसको बोलो कि क्या ये नॉर्मल पानी है या कुछ डिज़ोल्व पानी है, इसको पहचानो। तो बोलेगा नहीं, तो ये तो नॉर्मल पानी ही है, बिकॉज एकदम क्लियर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एक फिर से टेबल्स जो है, जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, वो मस्ट है करना, उसके बिना एग्ज़ाम में मत जाना, है ना। तो उसके बिना एग्ज़ाम में नहीं जाना है आपको, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ट्रिक भी दूँगी कि कैसे इसको याद रखना है। जो सॉलिड है ना, वो सॉलिड फेस क्या है? मीडियम क्या है? मीडियम बोले तो जैसे कि रूबी क्या है? रूबी सॉलिड है, इसका मतलब इसका मीडियम क्या है? सॉलिड है। जैसे आप ले लो स्मोक ले लो, स्मोक क्या है? गैस है, तो मीडियम उसका क्या हुआ? गैस। तो जो बल्क क्वांटिटी में है वो मीडियम होगा और जो थोड़ा कम क्वांटिटी में वो फेस होगा, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, समझ में आ गया होगा। जैसे कि सॉलिड और दो भी सॉलिड है, मीडियम भी सॉलिड है, फेस भी सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेस। तो सॉलिड किस में पॉसिबल है? जेम स्टोन्स, सम कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन्स, जैसे रूबी। तो अगर आप रूबी चेक करो, रूबी में क्या है? रेड कलर का स्टोन भी मिक्स, 2 अलग अलग स्टोन्स मिक्स है, तो वो हो गया कलर। अब सॉलिड लिक्विड देखो, सॉलिड लिक्विड तो डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है ना। तो लिक्विड
और उसके अंदर क्या है, सॉलिड है, जैसे कि स्मोक। स्मोक में आप देखेंगे कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एक सेकेंड, तो मैं क्या बोल रही थी, सॉलिड है, सॉलिड है, जैसे जेमस्टोन्स। सॉलिड सॉल बोलते हैं, उसका नाम भी याद रखना, सॉलिड सॉल। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सॉलिड सॉल में डिस्पर्स्ड फेस क्या है सॉलिड, तो इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड, तो लिक्विड क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, तो यहाँ पे लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम है। लिक्विड के अंदर क्या है, सॉलिड डिस्पर्स्ड है, तो लिक्विड जो है, जैसे हमने एक लिक्विड लिया उसके अंदर सॉलिड डाल, जैसे पेंट क्या होता है, पेंट लिक्विड होता है, तो उसका मीडियम क्या हुआ, लिक्विड है ना, पेंट लिक्विड होता है, इसका मीडियम लिक्विड हुआ। पेंट के अंदर क्या, फर्स्ट पेंट कैसे बनाते पता है, जो वाटर लिक्विड रहता है, लिक्विड के अंदर एक पाउडर डालते हैं तो वो पेंट बनता है। और सेल्फ फ्लूइड्स में भी ऐसे ही होता है, तो पाउडर डालने पर तो पाउडर क्या है, सॉलिड है, तो लिक्विड सॉलिड, सो उसको बोलते हैं सॉल, सिर्फ सॉल बोलेंगे। गैस सॉलिड, तो ऐसे करके हैं, तो आप इसको रिमेंबर करिए, 4-5 बार डेली पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। जेल देख लेते हैं, जेल क्या है, सॉलिड और लिक्विड है। जेल क्या है, सॉलिड लिक्विड फेस है, जेल क्या है, सॉलिड लिक्विड फेस है। तो जेल में क्या है, मतलब सॉलिड है, उसके अंदर आपने लिक्विड मिलाया, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सेमी सॉलिड हो जाएगा, तो उसे हम जेल बोलते हैं। जेल के एग्जांपल्स क्या हैं, जेल कहाँ, आप जेल के बारे में जानते ही होंगे, तो जो जेल्स हैं, जेल क्या है, जैसे चीज़, बटर, जेली का है, जस्ट जेली, वो सॉलिड थोड़ी ना होता है, जेल होता है। सॉलिड के अंदर लिक्विड एमल्शन होता है, जैसे मिल्क है उसके अंदर लिक्विड है और फैट भी लिक्विड है, सो ये हो गया मिल्क क्या है, एमल्शन। हेयर क्रीम, बटर क्या है, एमल्शन। ओके, एरोसॉल क्या होता है, गैस के अंदर लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे फॉग, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेस। सॉल क्या है, सॉलिड के अंदर गैस है, सॉलिड के अंदर गैस बहुत कम चीज़ों में होता है, ऐसा प्यूमिक स्टोन और फोम रबर में ही होता है। फोम क्या होता है, लिक्विड गैस। फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, सोप लादर। अब देख रहे हैं जैसे हर टेबल, हर इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर PYQ फ्रॉम दिस चैप्टर इज कवरिंग, राइट। नाउ अलग अलग टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, ये ठीक से एनसीईआरटी में देखे भी नहीं है, लेकिन वी विल गिव यू क्लैरिटी। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, 3 टाइप हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड। इसमें ना एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। तो मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है, दीज सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। दीज मॉलिक्यूल्स हेड टुगेदर विद वैन डर वाल्स फोर्सेस। एग्जाम्पल, गोल्ड सॉल्ट, सल्फर मॉलिक्यूल्स, गोल्ड सॉल्ट और सल्फर मॉलिक्यूल, जैसे सल्फर देखो S8 है, S8 मॉलिक्यूल्स। तो S8 मॉलिक्यूल्स क्या है, S8 मॉलिक्यूल्स और गोल्ड सॉल्ट मल्टी मॉलिक्यूलर है। मैक्रो मॉलिक्यूलर मतलब dispersed phase are themselves large molecules. Okay, so these things. Okay, so ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना।